ज्योमेट्री वाला टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से देखें तो ये टॉपिक का बहुत सारा पोर्शन क्लास 12th में ऑलरेडी है। जैसे स्ट्रेट लाइन में स्क्यू लाइंस क्लास 12th में हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लास 12th में हैं। पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन और वो कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बस आपको प्लेन स्फेयर तक पढ़ना है। कौन सिलेंडर प्रोबेबली बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, स्टिल आपको एक मिनिमम वर्केबल नॉलेज रखना है। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो फिर आप कर सकते हैं, ऊपर करने की कोई लिमिट नहीं है। ऊपर क्या करना चाहिए वो मैं यूपीएससी के सिलेबस में कवर करूँगा कि यूपीएससी के सिलेबस में ये सारी ही चीज़ें करनी है। तो आप यहाँ एक्सपेंड कर सकते हैं विद इन शॉर्ट स्पेम 8 से 10 दिन के भीतर में आपको स्फेयर तक आप कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको सोर्स बता दूंगा। एक तो आईएमएस का मटेरियल है और दूसरा भी सोर्स मैं आपको बताऊंगा कि आप दूसरा सोर्स क्या रेफर कर सकते हैं बुक्स में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डायनामिक्स स्टैटिक्स है। आप इसको ध्यान से देखें, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स को। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम एंड ऑफ पार्टिकल्स। ये जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि सारे फोर्स जीरो होते हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। सारे फोर्स प्लस सारे टॉर्क, अगर टॉर्क लग रहा हो तो। वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शन, इस टॉपिकों को ध्यान से देखिए। ये सारे टॉपिक्स हमने क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ा था। इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ये जो डायनामिक्स का टॉपिक है ये कम्प्लीटली हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी क्लास 12th में। इसमें से आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। रेक्टिलिनियर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन इन ए प्लेन, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। प्रोजेक्टाइल, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सारे के सारे प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले हमें क्लास 11 से आते रहते हैं और अगर नहीं भी आते हैं तो आप यहाँ सीख सकते हैं, वो आपका एकदम रिकॉल हो जाएगा। कंस्ट्रेंड मोशन, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन से आता है। वर्क एनर्जी, ये वर्क और पोटेंशियल एनर्जी वाला यही चीज़ है, तो आप इसे भी कर सकते हैं थोड़ा विद इन शॉर्ट स्पेन। मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, मैं इनिशियल फेजेज में इनको करने की बात नहीं कर रहा। इनिशियल फेजेज में अगर आपको कुछ करना है तो आपको जो पहले से आता है 100% या 60 to 70% आता है, आप बस उन टॉपिकों को कर लें तो आपका मैक्सिमम एक्सपेंशन इतना ही होगा। इसमें इससे ज़्यादा एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं है, जो बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है। और अगर वो चीज़ें यूपीएससी के सिलेबस में है भी तो जब तक आप इसकी एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन ना कर रहे हो, या नहीं तो आपको अगर लिखना ना हो तब तक आप इसमें एक्सपेंड ना करें। आप अपने सिलेबस पे रहें और उसी में मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें, बाकी टाइम जनरल स्टडीज़ पे दें। जो पेपर 2 है उसमें आपका एक्सपेंशन कहाँ हो सकता है, आप अपने मटेरियल को कहाँ बढ़ा सकते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला इंक्रीमेंट होगा वो आप ध्यान से देखें। जो रियल एनालिसिस वाला पार्ट है इसको हमने शुरुआत में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि बीपीएससी के सिलेबस में मैट्रिक्स स्पेस नाम का एक टॉपिक मेंशन है जो हमको यूपीएससी में नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ा था मैट्रिक्स स्पेस। यूपीएससी में वो सिलेबस ना होने की वजह से तो मैं इसमें से मैट्रिक्स स्पेस का क्वेश्चन नहीं कर पाता था। बट इसमें भी हार्डली 3 से 4 टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने हैं और वंस आप इस चीज़ों को कर लेते हैं तो क्वेश्चन छूटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो जो पहला है वो सीक्वेंस है, फिर सीरीज है। आप इतने सारी चीज़ों को देख करके इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। पहला सीक्वेंस है, दूसरा सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस है। इसमें टेस्ट होते हैं सीरीज और एंड इट्स कन्वर्जेंस में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, डी-एल्बर्ट टेस्ट, बेट्रांस टेस्ट, ऐसे करके बहुत सारे उसमें टेस्ट हैं। डी मॉर्गन्स ऐसे रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, इस तरह से हैं। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। तो ये फार्मूला बेस्ड है कि इसमें टेस्ट होते हैं और सीक्वेंसेस में फिक्स क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन है जो कि आपके नोट्स में या बुक्स में रहेगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं सीक्वेंस को और सीरीज को। दूसरा जो टॉपिक था सेकंड है सेकंड टॉपिक है ये वाला टॉपिक, सीक्वेंस ऑफ सीरीज एंड सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेटेबिलिटी। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वाला टॉपिक हमें पढ़ना है, ये इसका थर्ड टॉपिक है। और जो फोर्थ टॉपिक है वो है रीमान इंटीग्रल
रीमान इंटीग्रल से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, अगर कोई इसमें एक्सपेंड कर रहा है तब। और एक टॉपिक है जो कि बॉर्डर पर है कि वो पता नहीं चलता है कि वो कैलकुलस में है या रियल एनालिसिस में है। उस टॉपिक का नाम मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, वो है कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल। कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल वाला जो पार्ट है ये हमें पता नहीं चलता कि कहाँ है, मैं भी इसमें कन्फ्यूज हूँ, मुझे भी नहीं पता। तो ये कभी कभी कैलकुलस में भी आपको पूछ लेंगे और कभी इधर भी पूछ लेंगे। ये पूरा कैलकुलस और रियल एनालिसिस एक दूसरे से लिंक्ड है, तो आपको अगर कभी टाइम मिले तो आप इसे कर सकते हैं। जो एक्सपेंड करना चाहें 4 टॉपिक के अलावा कुछ एक्सपेंशन अगर चाहें तो। और क्या एक्सपेंड हो सकता है इसमें, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो हमने ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ा हुआ था। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। जो नेक्स्ट है वो आप डी एलम्बर्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, ये भी फोर्स बैलेंस का ही है। इसमें हार्डली 10 क्वेश्चन के आसपास में हैं, नोट्स में या बुक्स में कहीं से भी आप देखें वहाँ से हो जाएगा। और फिर बहुत करना है तो आप लैग्रांजियन इसमें कर सकते हैं, या फ्लूइड में उतनी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे यूपीएससी में कितना करना है जब मैं बताने लगूंगा तो मैं फ्लूइड पे डील करूंगा। इसमें जो ये पहला टॉपिक है इसका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिन लोगों को भी उधर से 4 टॉपिक आते हैं, कॉम्प्लेक्स, पीडी और वेक्टर, ये 3 टॉपिक जिनको भी आते हैं पहले से, उनको ये फ्लूइड का पहला टॉपिक ऑलरेडी आते रहता है। इसमें उनको कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ता, वो कम्प्लीटली उन चारों का मिक्सअप है। तो ये टॉपिक हमें ऑलरेडी आते रहता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला जो कॉन्सेप्ट है। बाकी सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बीपीएससी के हिसाब से, और बहुत टाइम हो तो फिर मैं उसको यूपीएससी में जो डिस्कस करूँगा तो फिर आप उस वाले पार्ट को आगे बढ़ा करके देख लें, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इनको कवर कैसे करना है। और एक इसमें मेगा एक्सपेंशन है, ये तो माइनर एक्सपेंशन थे कि मेगा एक्सपेंशन आप क्या कर सकते हैं। तो मेगा एक्सपेंशन है मॉडर्न अलजेब्रा का। मॉडर्न अलजेब्रा को मैंने अभी तक इसमें से छोड़ रखा था। मॉडर्न अलजेब्रा एक बड़ा टॉपिक है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये आपके 2-3 टॉपिक में जितना मिल करके टाइम लगेगा उतना टाइम लग सकता है। और ये थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है। जो मैथमेटिक्स हम अभी तक पढ़ते आए हैं वो 2 जोड़ 2 4 वाली मैथमेटिक्स पढ़ते आए हैं कि कोई ओडी दिया है उसे सॉल्व करना है, बट ये पोर्शन थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है और इस वजह से इसमें लोगों को डिफ़िकल्टी आ सकती है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट अगर बोले तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि मैं बोलूँ कि आज बहुत गर्मी है तो ये बातें एब्स्ट्रैक्ट हो गई। मैं बोलूँ कि टेम्परेचर 5 डिग्री से ज़्यादा है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो ये एब्स्ट्रैक्ट होने की वजह से थोड़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है स्टूडेंट के लिए अगेन, बट ये डूएबल है। जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो इस टॉपिक को 100% कवर करते हैं। तो ये मेगा एक्सपेंशन हो सकता है अगर किसी को बीपीएससी में करना हो तो, और इस टॉपिक को करने के बाद फिर उन्हें कहीं और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा पेपर पार्ट 2 का सॉल्व कर सकते हैं। बट अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपको टाइम लग सकता है जितना आपने सारे मिला करके टाइम दिए हैं उतना। तो इसके साथ ही आप कहाँ एक्सपेंड कर सकते हैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बीपीएससी में, वो मैंने ऑलरेडी डील कर दिया। अब जो मेरा है कि मैंने क्या किया था, मैं भी अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने एक अटेम्प्ट ऑलरेडी मैथ से मैं लिख चुका था, फिर मैंने उसके बाद बीपीएससी का प्रीलिम्स दिया। फादर बोले कि प्रीलिम्स दे दो तो, और फिर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स में। तो मुझे सारी पेपर के दोनों तरफ के पेपर की सारी चीज़ें आती थी। मेरे सामने ये प्रॉब्लम नहीं था कि मैं कहाँ से चूज़ करूँ, मुझे सारे टॉपिक्स आते थे। तो मैं चूँकि सारे टॉपिक्स आने की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मैं 4 टॉपिक्स को थॉरोली करके गया, और बाकी टॉपिक्स आने की वजह से मैंने फिर लास्ट में मैंने हालांकि मॉडर्न अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये रही कि मैंने क्या किया। दूसरा है कि एट मोस्ट क्या करेंगे, मैंने इसे भी डील कर दिया। बुक्स वाला पोर्शन अभी बचा हुआ है, द एंड कैसे करना है सिलेबस प्रिपरेशन को मैथ्स में। तो मैथ्स की एंडिंग आप मैक्सिमम एक्सपेंशन की बात में बताया, बट इसमें एक्सपेंशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कंसोलिडेशन होना चाहिए, आपका सिलेबस पे कमांड होना चाहिए। कि अगर आप सपोज करते हैं कि आपने 4 दोनों तरफ से पढ़ लिया, अब आपका मन है कि एक्सपेंड करना है, तो आपको कैसे ये सर्टेनिटी आएगी कि आप एक्सपेंड करें। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपको जो टॉपिक आ गए हैं आप उस पर टेस्ट लगाएँ। टेस्ट आईएमएस के टेस्ट हैं, आईएमएस के क्लास टेस्ट हैं,
आप टेस्ट यहाँ से ले लें, क्लास टेस्ट, जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको क्लास टेस्ट मिलेगा। आप फार्मूला देख करके, फार्मूला रिवाइज करने के बाद उस पर क्लास टेस्ट दें। अगर वो आपको ऑलमोस्ट उसमें आप 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपका ओके है। अगर आप 50 to 60 पे हैं तो आपको और रिवीजन की ज़रूरत है। तो पहले आपको उसको कंसोलिडेट करना चाहिए इन चारों टॉपिक्स को दूसरी तरफ से, फिर एक्सपेंशन करना चाहिए। जो माइनर एक्सपेंशन है, अगर आप चारों टॉपिक को कर लिए तो उसके बाद कहाँ कहाँ होगा माइनर एक्सपेंशन, मैं बता देता हूँ। जो पार्ट 2 है उसमें माइनर एक्सपेंशन में आएगा कि आप जो ये टॉपिक मैंने बताया जो कि इजी है, जो कि हमें पहले से आते रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला और डी एलेम्बर्ट वाला, ये कर लें, ये इजी पड़ेगा आपको। और रियल एनालिसिस में थोड़ा कर सकते हैं, इसमें हाथ ना लगाएं अगर आपको थोड़ा एक्सपेंड करना है तो। इस टॉपिक में रियल एनालिसिस में आप जो सीक्वेंस कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल वाला टॉपिक मैंने बोला था, वो प्रोबेबली कैलकुलस का भी पार्ट है, तो वो क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिल सकता है। तो आप सबसे पहले उस टॉपिक को कर लें, फिर आप सीक्वेंस एंड सीरीज और ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन कर सकते हैं। और एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आता है, हमने अभी तक कंटिन्यूटी पढ़ा था, कंटिन्यूअस है फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल है। एक जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है चीज़ों को, और वो किताब के फिक्स्ड क्वेश्चन में से आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बट माइनर एक्सपेंशन में आप ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश ना करें, आपको ये पहले फाइनलाइज करना चाहिए कि आपको कितना एक्सपेंड करना है बीपीएससी के सिलेबस पे। जो पार्ट 1 में माइनर एक्सपेंशन की बात थी, पार्ट 1 में माइनर एक्सपेंशन आपका फिजिक्स वाले टॉपिक में होगा और थोड़ा थोड़ा आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री में भी होगा। जैसे उसमें आप स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस वाला पोर्शन पढ़ लें और प्लेन वाला पोर्शन जो हमें पहले से आते रहता है थोड़ा स्फेयर पढ़ लें। और इसका जो माइनर एक्सपेंशन होगा आपका, अगर आपने पूरा थॉरली नहीं करना है तो जो इसमें माइनर एक्सपेंशन होगा वो एक शांति नारायण की बुक है, आपका वहाँ से माइनर एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा पढ़ना है तो फिर आप IMS के नोट्स को पढ़ें, क्योंकि फिर आपको पता चलना बंद हो जाएगा कि उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उस बुक में से। तो माइनर एक्सपेंशन अगर थोड़ा सा पढ़ना है तो आप उसको पढ़ लें, स्ट्रेट लाइन जल्दी हो जाएगा और स्क्यू लाइन के बीच में। तो ये तो मैं बात किया कि आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं और आपको माइनर मेजर में कहाँ तक जाना चाहिए। अपर लिमिट कुछ नहीं है बीपीएससी में, अपर लिमिट सिलेबस उसका यूपीएससी से भी ज़्यादा है। बस हमारे पास एक वर्केबल नॉलेज होनी चाहिए कि हमें 300 का पेपर इजीली सॉल्व हो जाए, हमें परफेक्शनिज्म से बचना है उसमें। और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है यूपीएससी में, किसी ने क्वेश्चन पूछ रखा है मैं देख रहा हूँ, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और 400 नंबर का नहीं आता है। बीपीएससी का पेपर ही टोटल 300 मार्क्स का होता है, तो उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब मैं बुक्स की बात बोल रहा था कि बुक्स का क्या करें। बुक्स मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सी बुक्स कहाँ यूज होगी। तो जो सबसे पहले है लीनियर अलजेब्रा, इसमें एक सॉम सीरीज की बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है। अगर आप उसे करना चाहें तो उसमें वेक्टर स्पेस वाला है, उसके बाद बेसिस डायमेंशन वाला एक टॉपिक है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 टॉपिक ही उसमें से करने हैं। बहुत सारे टॉपिक नहीं करने हैं, बस 3 टॉपिक करने हैं उसमें पूरी किताब में से। किताब बहुत बल्कि किताब है, उसमें और सब भी टॉपिक है, बस उतना करना है उसमें से, आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं मैट्रिक्स वाला, ये पूरा का पूरा आपको IMS के नोट्स से कवर करना है। बहुत शॉर्ट में, बहुत कंसाइज वे में IMS के नोट्स ने इसे कवर किया हुआ है। बट अगेन आपको अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो आप सॉम सीरीज की बुक से कर सकते हैं। जो सेकेंड कैलकुलस में है, कैलकुलस में एक बुक मार्केट में ऑलरेडी फेमस है जो सबके पास होती है। अगर आप एक बार IMS के मटेरियल से चले जाते हैं, उसे रिवाइज कर लेते हैं, तो जो बुक आप कर सकते हैं वो है मलिक एंड अरोरा की एक रंगीन किताब आती है, इतनी मोटी किताब है, वो कलर्ड बुक है, वो देखने से काफ़ी अच्छी लगती है। आप उसको अगर स्मेल करेंगे तो मतलब स्मेल भी अच्छा आता है उस बुक का, तो इस वजह से भी लोग खरीदते हैं। तो वो बुक आप ले सकते हैं कैलकुलस में। एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में ऑलरेडी बोल दिया। जो ODE के लिए है ये एक ही बुक है मार्केट में, MD राय सिंघानिया की बुक है, उसमें से आप चैप्टर देख लें और आप कर लें। यही बुक PDE में भी काम आ जाती है, MD राय सिंघानिया की। तो होपफुली आप नोट कर रहे होंगे, मैं बुक नहीं लिख रहा यहाँ पर। डायनामिक्स और स्टैटिक्स में कृष्णा सीरीज़ की बुक है। ये डायनामिक्स में जो सर से आपको नोट्स मिलेगा वो ऑलरेडी कृष्णा सीरीज़ की बुक है, तो उसमें आप दिमाग ना लगाएं कि वो कहाँ से है क्या है, प्रिंटेड नोट्स मिलता है और वो बुक है। स्टैटिक्स में भी वो कृष्णा सीरीज़ की बुक है। अगेन इसमें आपको नोट्स मिलता है सर से, आप अपने तरफ से कुछ ना करें। वेक्टर में आपको कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, बहुत करना है तो सॉम सीरीज कर सकते हैं। बट अगेन जो आप सर का नोट्स देखेंगे तो वो कम्प्लीटली बुक का ही एक तरह का
प्रिंट आउट है तो आपको यहाँ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सेरेट फेरेट वगैरह आप सर के नोट से पूरा करें, सेरेट फेरेट वाला पोर्शन वहाँ से हो जाएगा। तो इतने में पार्ट 1 हो जाता है और पार्ट 1 बहुत ईजी है, ये हमारे 12th के सिलेबस से रिलेटेड है और इसमें ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी भी नहीं होती है। जो पार्ट 2 है जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा में आप पहले कोशिश करें कि IMS का नोट्स कर लें, जो लोग भी कर रहे हैं। अगर आपको उसमें से प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है अंडरस्टैंडिंग में, तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो हार्वर्ड की वीडियोज़ हैं उनकी साइट पर, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ से कुछ देख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्चुअल कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो, या नहीं तो आप एक IR हर्स्टीन की बुक है, मैं लिख देता हूँ इसे, ये IR हर्स्टीन वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द मॉडर्न अलजेब्रा थे, वो आप देख सकते हैं। बट अगेन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है करने से, पहले आप नोट्स को करें उसके बाद आप उस पर मूव करें। जो रियल एनालिसिस की है ये मैक्सिमम पार्ट आपका जो मलिक एंड अरोरा का किताब था उसी से हो जाएगा, ये IMS के नोट से, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है इसमें कृष्णा सीरीज़ की बुक है और आप इसे नोट्स के साथ पढ़ें। कॉम्प्लेक्स में आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी, LPP में कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। PDE में वो ऑलरेडी आपका जो ODE वाला बुक था उसी के पीछे PDE है, उस बुक में अगर आप चेक करेंगे उसके इंडेक्स में तो आपको ऑलरेडी PDE मिल जाएगा। तो आप पहले 6 चैप्टर काम के हैं तो आप उसको कर सकते हैं। बट अगेन उसमें एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बुक के साथ यही प्रॉब्लम है कि आपको हर लाइन पे कोई बताने वाला होना चाहिए कि ये कर लो, ये छोड़ दो और ये क्वेश्चन करना है, ये नहीं करना है। नोट्स थोड़ा सा कंसाइज्ड है, आपका जल्दी हो जाएगा। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वही है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि नोट्स ही सफिशिएंट है। अगर आप वैसे भी जानना चाहते हैं तो मैं नाम बता देता हूँ, एक जैन एंड आयंगर की बुक है, बट अगेन वो बहुत कन्फ्यूजिंग बुक है। जब तक आपको बेसिक नहीं आ जाएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि बुक में ये कर क्या रहा है। तो आप पहले नोट्स कम्प्लीटली करें, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स में, अब ये सब टॉपिक तो आता नहीं है BPSC में, तो आता है लेकिन बस हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैकेनिक्स के लिए कृष्णा सीरीज की बुक है और डायनेमिक्स फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए MD राय सिंघानिया की बुक है, बट ये आता नहीं है पोर्शन BPSC में। तो इतना मैंने बता दिया आपको कि रिसोर्सेज क्या होंगे, मोस्टली IMS के नोट्स होंगे, आपको उसे मल्टीपल टाइम्स करना है और फिर आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत चाहिए वो ऑलमोस्ट सेकेंड अटेम्प्ट में लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो आप करें। बट आप अगर मान लें कि आपने क्लासेस ले ली तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, तो सबसे पहला जो एक एडिशन हुआ है IMS के मटेरियल में जो हमारे समय पे नहीं था, आप लोग लकी हैं कि आपके समय पे है, जो पहला एडिशन है इसमें वो है क्लास टेस्ट का। अगेन दिस क्लास टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। जब तक आपने खुद से सॉल्व करके उसे देख नहीं लिया उस चैप्टर से कि आपके क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं, तब तक आप बोल नहीं सकते कि आपका वो चैप्टर कंप्लीट है। और क्लास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप पढ़ने के टाइम पे आप फार्मूला की शीट बना रहे होंगे, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का है उसके फार्मूले हैं, उसके सारे फार्मूले हैं, तो उसको आप कैसे लिखते हैं, तो उसे आप एक पेज पर लिखें और उसे रिवाइज करें। प्लस उससे पहले फार्मूला शीट के साथ साथ में आप एक काम और कर रहे होंगे। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप क्वेश्चन को देख करके सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। 1-2 क्वेश्चन बहुत से बहुत करेंगे। आप क्वेश्चन अपने नोट्स में लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे और पेन एंड पेपर से सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे उसे। और जो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व ना हो उस पर डबल टिक मार्क करें। जब आप नेक्स्ट टाइम में रिवाइज कर रहे होंगे तो सिर्फ डबल टिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसमें से भी जो भी डबल टिक वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उस पर ट्रिपल टिक पड़ेगा और लास्ट में इसका मतलब है कि वो याद करने वाला क्वेश्चन है, आप उनकी एक लिस्ट बना लें, तो वो डबल टिक ट्रिपल टिक वाला भी एक आपका लिस्ट होगा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का। तो इतना सब होने के बाद आप अगर क्लास टेस्ट करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक बात और है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ। ये दोनों एग्जाम में वैलिड है, UPSC BPSC में दोनों एग्जाम में वैलिड हैं। अगर
क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का, तो उसका भी मैं व्यवस्था कर दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन होगा शायद, क्वेश्चन है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, मैं कर दूंगा दोस्तों। वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आप कर लेते हैं यूपीएससी बीपीएससी का और क्लास टेस्ट कर लेते हैं, इतना बहुत मटेरियल है, इसके बाद आपको बुक्स में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना करते करते ही टाइम निकल जाता है फर्स्ट अटैम्प्ट का, और शायद सिलेक्शन भी हो जाता है अगर थॉरोली आप इसे करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की लिस्ट है, इसके करने के बाद आप जब क्लास टेस्ट करते हैं तो आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बट आप एग्ज़ाम के समय में क्या करेंगे, एग्ज़ाम के समय में आपके पास ये दोनों चीज़ें रहेगी, क्लास टेस्ट रहेगी, आपने PYQ सॉल्व किए हुए रहेंगे, तो आप PYQ के साथ साथ आप टेस्ट देते रहेंगे जो IMS के टेस्ट हैं। अब IMS के टेस्ट में क्या है कि ये IMS के सारे टेस्ट जो हैं ये यूपीएससी वालों को भी देने होते हैं, और यूपीएससी में भी ये तो मस्ट है कि आपको डेली देने हैं और यूपीएससी के फॉर्मेट में देने हैं। इसको बीपीएससी के कैंडिडेट कैसे इसको यूटिलाइज़ करेंगे उसका भी एक तरीका मैंने सोचा है, क्योंकि बीपीएससी के कैंडिडेट्स की सिलेबस कवरेज उतनी एग्जॉस्टिव नहीं होती है पूरी की पूरी, तो उन्हें क्या करना है कि उन्होंने जो भी चीज़ पढ़ी हुई है बस आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ, इसमें आपकी चॉइसेस कम हो जाएगी, बीपीएससी के फाइनल एग्जाम में चॉइसेस रहेगी, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको प्रैक्टिस मिल रही है, आप प्रैक्टिस करें। अराउंड 17 to 18 पेपर रहता है एक 1 ईयर के टेस्ट में, आपको कोचिंग के साथ साथ वो टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है, आप उसे करें। 18 को 19 पेपर करने के बाद आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एग्ज़ाम के दिन कोई प्रेशर नहीं रहता है, आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में जा कर के सारी चीज़ें कर सकते हैं बिना बर्डन के। सारी चीज़ें आपके रिपीटेड रहेगी, कोई सरप्राइज़ नहीं होता है मैथ में, हर चीज़ों को आप या तो PYQ में किए हुए होंगे, या आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिस्ट में होगा, या नहीं तो आपने पहली बार में किया होगा वो आपसे सॉल्व हो गया होगा, या नहीं तो आपको वो टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। इतने सारी चीज़ों से फिल्टर होकर के कोई अलग क्वेश्चन आ जाए उसकी चांसेस बहुत कम है, और वो आ भी जाएगा तो हम उसे ऑप्शन पे छोड़ देंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और मैं देख लेता हूँ कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है। तो ये हमारे मैथ के जनरल प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी रही, और अब मैं थोड़ा बात इसमें यूपीएससी के भी बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। मैं ऑलरेडी IRAS में हूँ, 634 मेरी रैंक थी 2019 यूपीएससी में, तो और उसमें भी मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था। मैंने अपने यूपीएससी में मैंने 2 मेंस लिखे हैं, दोनों मैथमेटिक्स ऑप्शनल से लिखे हैं। बीपीएससी में भी मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स ही था, तो मुझे मैथमेटिक्स में एक वाइड एक्सपीरियंस है। तो मैं यूपीएससी के भी बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि अगर बीपीएससी के कैंडिडेट्स को यूपीएससी लिखना हो तो आप क्या करेंगे, आपको कहाँ सिलेबस और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत सिंपल है, जैसा कि आपने देखा कि टेस्ट कांस्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों के लिए कांस्टेंट है, क्लास टेस्ट कांस्टेंट है, फार्मूला शीट कांस्टेंट है, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की लिस्ट है वो भी कांस्टेंट है। बस आपको सिलेबस ज़्यादा कवर कर लेना है यहाँ पर क्लासेस ले करके। और जो सिलेबस है इसमें वो तो यूपीएससी के लिए वो आपने देखा ही है। बस एक चीज़ मैं यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ लेकर के उनको बोलना चाहूँगा कि उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि आपको कोई भी चीज़ इसमें से छोड़ना नहीं है, इस पूरे सिलेबस में से आप ध्यान से देखें इस पूरे सिलेबस को, इसमें से कुछ भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी नए डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर रहा है अपने क्वेश्चन पेपर में, और उनको सिलेबस के वो नए टॉपिक्स खोज रहे हैं जिससे उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिम्पटोट से उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था, 2020 में एक मैंडेटरी क्वेश्चन है एसिम्पटोट से। इसी तरह 2019 में उन्होंने वो अभी तक इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे थे। ऑर्बिट अंडर सेंट्रल फोर्सेस, इससे एक क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्टली डाल दिया पहला क्वेश्चन उठा करके। तो हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम इनको छोड़ें इसमें से कुछ भी। जो टॉपिक्स जैसे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो भी यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो इनमें से किसी भी टॉपिक को छोड़ें। ये जो पूरा हमारा सिलेबस है, चॉइस बीपीएससी में है स्टूडेंट्स के पास कि आप चूज़ कर सकते हैं, आपके लिए डिफ़िकल्टी लेवल कम है। यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे, नोट्स से कर लें। और अगर जो एक्सपेंड करना है तो मैंने सारे बुक के भी नाम बता दिए हैं कि आप क्या एक्सपेंड कर सकते हैं। और यूपीएससी में मोस्टली ये टॉपिक भूला जाता है एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसमें भी आपको बहुत ध्यान से करने चाहिए। एनालिटिकल ज्योमेट्री में जो ये वाला पार्ट है, जो कोण के बाद वाला पार्ट है, मैं
इसे रिवाइज करता हूँ रिपीटेडली। मैं पहले वाले पार्ट को थोड़ा कम रिवाइज करता हूँ क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है और इसे ही हम भूलते हैं। तो आप एनालिटिकल ज्योमेट्री को फोकस करने की कोशिश करें। इसके अलावा डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स में भी थोड़े क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो आप इसे ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दें। ये दोनों टॉपिक के बाद सारे टॉपिक्स ईजी हैं। प्लस जो कैलकुलस है इसमें जो इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल में आपको डिरिचलेट के जो इंटीग्रल्स हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, मल्टीपल इंटीग्रल्स वाले। तो इसमें थोड़ा सा आप एक्सपेंड करें अपना रिसोर्स और उन टॉपिक्स को भी कवर कर लें। ये सारी की सारी टॉपिक्स मोस्टली आपको सर के नोट्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ लें। ये इन टॉपिक्स को भी पढ़ें, कर्व ट्रेसिंग, एसिम्पटोट, इनको लोग छोड़ देते हैं स्टूडेंट, जैकोबियन, इन सारे को पढ़ना है, इनमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये पूरा जो सिलेबस है इसमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। सिमिलर स्टोरी पेपर 2 में है, इसमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। मैंने मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में बीपीएससी में बोला था कि आपको मॉडर्न अलजेब्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न अलजेब्रा आप तभी करेंगे जब आप अपने सिलेबस जितना आपका कंटेंट है उसका मेगा एक्सपेंशन हो रहा होगा, कि आप बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपेंड कर रहे हैं आपकी जो आउटरीच है मैथ में उसको, तब आप करेंगे। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक माइनर चीज़ ऐड करनी है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह ऐड करेंगे। बट यूपीएससी में इसकी कोई स्कोप नहीं है, आपको मॉडर्न अलजेब्रा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नंबर कम हो जाते हैं। और मॉडर्न अलजेब्रा करने के लिए मटेरियल वही है, आईएमएस के नोट्स करें। और अगर आपको दिक्कत होती है तो आईआर हर्स्टीन की जो मैंने किताब सजेस्ट की थी आप उसे ही करें। हर्स्टीन की किताब काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी कॉम्पैक्ट बुक है। रिंग थ्योरी को 35 पेजेज में उसने ख़त्म कर दिया है, और इसी तरह ग्रुप थ्योरी है, और वो एक तरह का एडिशन मटेरियल है अगर दिक्कत हो तो। बट आप पहले नोट्स कर लें, और इसमें ध्यान आपको रखना है मोस्टली जो होमोमॉर्फिज्म वाला पोर्शन है और आइसोमॉर्फिज्म वाला पोर्शन है, ये पूरी ग्रुप थ्योरी का एग्रीगेट है। जैसे होमोमॉर्फिज्म में जो बेसिक थ्योरम होमोमॉर्फिज्म है उसमें आपको यूज होता है नॉर्मल सब ग्रुप का। तो नॉर्मल सब ग्रुप, ये दो वर्ड हैं, एक नॉर्मल है एक सब ग्रुप है। हमारा इसमें टॉपिक ऑलरेडी सब ग्रुप है, एक सब ग्रुप नाम का टॉपिक हमारा इसमें ऑलरेडी है, और ये सब ग्रुप से आया है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड है, ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। तो इन सबको मिला करके जो होमोमॉर्फिज्म का है क्वेश्चन वो बनता है। तो बेसिकली एग्जाम में होमोमॉर्फिज्म ही पूछ लेते हैं, इन सबको पूछने के बजाय इसमें सब पूछ लेते हैं वो। और साथ में जो ये पीआईडी वगैरह ये जो कॉन्सेप्ट हैं फील्ड के, और ये आइडियल यहाँ से रिंग से, तो ये पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट्स से करें। और अगर आप इसमें नोट्स में प्रॉब्लम होती है तो आर कुमार की बुक से कर लें। वो एग्जैक्टली नोट्स और आर कुमार की बुक एक ही बुक है, आप अगर मैच करेंगे उसे तो सब चीज़ सेम ही लिखा हुआ है, तो बात वही आएगी। बट इसे करें, इसमें नहीं करने का हमारे पास स्कोप नहीं है। आपको 2 क्वेश्चन यूपीएससी में इनिशियल में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंडेटरी क्वेश्चन होता है उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और इसके अलावा भी 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मॉडर्न अलजेब्रा न करने से आपको फर्स्ट राउंड में ही जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको अराउंड 35 मार्क्स का नुकसान हो सकता है। आप यूपीएससी जैसे एग्जाम में 35 मार्क्स आपके ऑलमोस्ट 200-300 रैंक का डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो छोड़ने का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता है। सिमिलर स्टोरी रियल एनालिसिस के साथ है। मैंने जितने भी पोर्शन उसमें बीपीएससी में बताए थे किसी आप एक्स्ट्रा कर लीजिएगा वो करने हैं, इसमें सारी चीज़ें करनी है। अगेन रियल एनालिसिस में सारी चीज़ें करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसमें सारा का सारा जो टॉपिक ये सब है, कंप्लीटनेस ऑफ रियल लाइन्स, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज, ये सारे नोट्स में दिए हुए हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज का फॉर्मूला होता है, आप इसे कर लें। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये सारी चीज़ें नोट्स में मेंशन है, इसे कर लें आप। कॉम्प्लेक्स में भी थोड़ा जो प्रूफ बेस्ड पार्ट है उस पर आप ध्यान दें, और आप देखें प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, उसमें क्या आया है। कॉम्प्लेक्स में ऑलमोस्ट उन्होंने जितना पूछना था सब पूछ लिया है, ये पार्ट भी उससे हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग ये नोट्स आप कर लें। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सिमिलर स्टोरी है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में इस वाले पार्ट पर फोकस करें, जो नीचे वाला पार्ट पूरा था बचा हुआ, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पार्ट पूरा था बचा हुआ, उस पर फोकस करें। इसमें बेसिकली ये जो टॉपिक है, नॉर्मल फॉर्म्स, बूलियन अलजेब्रा, ट्रुथ टेबल, हम ऑलरेडी गेट के बारे में क्लास 12 में पढ़ चुके होते हैं। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ना है और बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है। नॉर्मल फॉर्म और बूलियन अलजेब्रा में सिर्फ एंड और के साइन में चेंज आ जाता है, बाकी चीज़ें वैसी ही रहती है। बट आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको इसको करना ही पड़ेगा। एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है, उसे आप करें। जो फ्लूइड डायनामिक्स है उसमें एम डी राय सिंघानिया की बुक इम्पॉर्टेंट है, आप उससे करें।
इसमें थोड़ा आपको ज़रूरत पड़ी तो आप YouTube पे सर्च कर करके या नहीं तो आप इंटरनेट से कुछ देखें, आपको कुछ मटेरियल मिल जाए तो। और मैकेनिक्स है तो इसमें इन टॉपिक्स पे फोकस करें, लैग्रांज, हैमिल्टन, डी'एलेम्बर्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सर का नोट्स है, उसमें लैग्रांज और हैमिल्टन के, लैग्रांजियन और हैमिल्टनियन के क्वेश्चन हैं, आप उन सारे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें, तो इससे यूपीएससी का भी हो जाता है। बस वही जो वहाँ पर था, फार्मूला शीट, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की लिस्ट, क्लास टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज, तो ये आपका ऐसे करके होगा। और आपको एक ही चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स करनी है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स प्रोलिफरेट नहीं करना है। आपको जो मैंने बुक बता दी है वो, उसके अलावा कुछ और भी आपको मन में आए तो थोड़ा सोच करके ही ऐड कीजिएगा। बाकी मैंने एग्जॉस्टिव लिस्ट बताई थी एक बुक की हर चीज़ में। इससे ये पूरा जो सेशन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या है। अब इस डिस्कशन का जो एक फाइनल कंक्लूजन है कि जो लोग बीपीएससी की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए भी मैंने बता दिया। अब कुछ लोगों को बीपीएससी देने के बाद यूपीएससी भी देना होता है, तो वो क्या करें वो भी बता दिया मैंने। और जो लोग सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए जो मैंने लास्ट में चीज़ें बताई हैं कि सिलेबस का एक भी पोर्शन नहीं छोड़ना है, आपको एग्जॉस्टिवली सिलेबस कवर करना है। टेस्ट सीरीज आपको फाइनल में देने ही देने हैं, लास्ट में जब एग्जाम 2-3 महीने बचे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। क्लास टेस्ट अगर आप लेटर स्टेज में हैं तो क्लास टेस्ट की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट अगेन आप फिर उससे सॉल्व करें। जो फार्मूला शीट है वो कैंडिडेट्स के पास होती है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की लिस्ट बना लें। तो ये दोनों के लिए एडवांटेज है कि जो बीपीएससी के कैंडिडेट्स हैं वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं सेम सिलेबस को एक्सपेंड करके, और जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये एक बैकअप ऑप्शन है। और ये सारी चीज़ों के लिए आपको खुद से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आईएमएस एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड मिल जाती है, जैसे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है, क्लास टेस्ट मिल जाता है, और आपको जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उससे भी आप सर के थ्रू कुछ बातें कर सकते हैं, और जो गाइडेंस है ये सब भी अवेलेबल है। मैंने यहीं से सारे इनिशियल फेजेज में कोचिंग ली थी, और मेरा सिलेबस भी जल्दी ही ख़त्म हो गया था, सारे के सारे सिलेबस। तो इसके बाद मैं कुछ हो सके तो क्वेश्चन भी आप लोगों के ले लूँगा, बट अगेन मैं फिर से इस बात पे एम्फेसिस डालना चाहूँगा कि मैथ इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल अक्रॉस ऑल द ऑप्शनल इन बीपीएससी एज वेल एज यूपीएससी। यूपीएससी में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, 290 मार्क्स हैं 2019 यूपीएससी में आउट ऑफ 500। तो ये एक टाइम एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है जिसे मैंने फॉलो की अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को। मैंने अपनी सारी स्ट्रैटेजी आपको बता दी, और मेरे मैथ्स में भी जो काफ़ी मतलब मेरा फुल लेंथ पेपर, फुल 300 का पेपर मेरा करेक्ट था बीपीएससी में, और प्रोबेबली मुझे लगता है कि उसी की वजह से मैं सेकंड रैंक ला पाया। इसके अलावा मेरा यूपीएससी में भी मैं IRAS हूँ, मेरी 634 रैंक थी 2019 यूपीएससी में, और उसके पीछे भी मुझे मैथ्स का ही रोल नज़र आता है। मैथ्स में मैंने 289 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 500, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर बोल सकते हैं यूपीएससी में, हालांकि कुछ नंबर और स्कोर हो सकते हैं यहाँ पर। तो मैथ्स एक काफ़ी रिलायबल ऑप्शनल है, और अगर आपके दिमाग में कहीं भी ये बातें हैं कि आप मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं, तो मेरी आपके साथ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यू शुड गो फॉर इट, यू शुड कॉल IMS, एंड आपको अगर कुछ और जानना है मटेरियल के बारे में क्या करना है तो भी आप कर सकते हैं, कॉल करके आप बातें कर सकते हैं। अगर बाय द वे अगर आप एफर्ट नहीं कर पाए, जो भी लोग मतलब जैसे बिहार में बहुत लोगों के पास मटेरियल नहीं होता है कि वो क्या करें, उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो कैसे करेंगे, तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है। उनके लिए जो मैंने बुक्स की लिस्ट बनाई है, आप उस बुक्स को रेफ़र करें, यानी तो आप IMS से मटेरियल मंगा सकते हैं, और ये मटेरियल अगर आपके पास एक बार आ जाए तो फिर आप उससे कर सकते हैं, और अगेन बुक्स से भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें बीपीएससी में हैं मैं एक्सक्लूसिवली उसे बुक्स प्लस मटेरियल से कौन कौन सी चीज़ें कितने पेज से कितने पेज तक करनी है मैं इसे करूं, बट इसमें थोड़ा मुझे समय लग सकता है। मैं अभी फ्री नहीं हूं, मैं अपने प्रिपरेशन में ही हूं, और मुझे एक अटैम्प्ट और लिखना है, तो मैं समहाउ इसे अभी तुरंत ना कर पाऊं, बट
कुछ महीनों में मैं इसके बारे में सोचूंगा, बट उसमें कुछ 4 से 5-6 महीने लग सकते हैं। जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं उसमें IMS के नोट्स भी मेरे पास हैं और बुक्स भी मेरे पास हैं, तो मैं आपको पेज नंबर तक बता दूंगा कि इस पेज नंबर में ये क्वेश्चन करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है, सारी चीज़ों का। तो उसके थ्रू मैं कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँगा जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते। बट अगेन कि अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते तो उसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास कि आप अपने फुल प्रिपरेशन में अगर आप काउंट करें मार्क्स को कि आपका सिलेक्शन किससे होता है BPSC में भी और UPSC में भी, अगर आप इस चीज़ को देखें तो आप फाइंड आउट करेंगे कि मैथ का जो वेटेज है सिलेबस में, फॉर एग्जांपल कि BPSC में 900 का टोटल पेपर होता है, तीनों पेपर, तो उसमें 300 वेटेज है मैथ का, बट आप मार्क्स कितना स्कोर कर रहे हैं BPSC में, कितना कर पाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 650 नंबर अगर आ जाएँ तो 650 नंबर में लोगों की काफ़ी अच्छी रैंक आ जाती है। मुझे लगता है कि 20-30 के आसपास में आ जाती होगी। तो आप उसे सोचें, आप 650 अगर ले आएँ तो 650 में इंटरव्यू के मार्क्स हटा देते हैं, 50-60 नंबर हटा देते हैं, 590 के आसपास बनता है। आप उसमें सोचें कि आप उसमें 270-80 नंबर मैथ्स में ला सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 50% या 48-50 के आसपास में पड़ता है। तो जब आप इस कैलकुलेशन को देखते हैं कि उसका वेटेज है 33%, मार्क्स आप ला रहे हैं 50%, तो समहाउ आपका जो मटेरियल रिसोर्स है पैसा रिलेटेड कि आपको अपने मटेरियल्स कहाँ यूज़ करने हैं, जो मनी है, तो मैं उसको एडवाइस करूँगा कि आप उसको मैथ की तरफ यूज़ करें। जनरल स्टडीज़ में आप लास्ट में टेस्ट लगा लें, BPSC में अगर लगाना है तो वहाँ भी, और UPSC में तो टेस्ट मैंडेटरी है, बिना टेस्ट के तो नहीं हो पाता है टेस्ट सीरीज के। तो आप इस तरह से अपने रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं कि कहाँ पर करना है, जहाँ पर इनपुट आउटपुट रेशियो ज़्यादा हो, जहाँ पर आपके होने के चांसेस जो चीज़ें बढ़ाती हो, आप वहाँ पर यूटिलाइज करें। और मैथ्स अकेला नहीं है, मैथ्स के साथ अगर आप BPSC में देखें तो 70 मार्क्स का स्टैट्स भी है। तो अगर आप मैथ्स के मार्क्स में स्टैट्स के मार्क्स को ऐड करें तो 370 मार्क्स का टोटल कम्प्लीटली पेपर बनता है जो मैथ रिलेटेड है। और अगर आपने उसमें मोर देन 350 स्कोर कर दिया तो सिलेक्शन तो होना ही है, 300 के भी ऊपर स्कोर किया तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इस पर सोचें, अगेन रिकन्सिडर करें मैथ के बारे में, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, और कोचिंग में भी सर हेल्पफुल हैं। आप जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें बहुत सारी हेल्प आपको और भी मिल जाएंगी। और जो लोग एफर्ट नहीं भी कर सकते हैं तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मेरी हिंदी मीडियम वालों के लिए अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से होते हैं, तो क्या वो इंग्लिश में मैथ को डील कर सकते हैं? बिल्कुल मैथ को इंग्लिश में डील कर सकते हैं। इंग्लिश वाले मैथ में कोई उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, कोई उस तरह की लैंग्वेज नहीं है कि शेक्सपियर की लैंग्वेज है कि एकदम पोएम चल रहा है, उस तरह की बातें नहीं है। ये एकदम प्लेन इंग्लिश होता है मैथ, और वो स्टूडेंट डील कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको। बाकी सब्जेक्ट को हिंदी में रखें, बट अगेन मैथ्स वो इंग्लिश में ऑप्ट कर सकते हैं। और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कुछ रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं कुछ समय के बाद 4 से 5 महीने मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि कुछ हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं उनके लिए कुछ करूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं कर पाऊँगा, बट अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि आप रिकन्सिडर करें अपने रिसोर्सेज को, रिकन्सिडर करें कोचिंग को, क्योंकि इसमें गाइडेंस इम्पॉर्टेंट है। अगर जैसे मैंने जनरल स्टडीज़ में कोई कोचिंग नहीं ली थी, क्योंकि वहाँ पे कवर टू कवर पढ़ना होता है, उसमें आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जो मैथ्स ऑप्शनल है इसमें थोड़ा गाइडेंस चाहिए, और थोड़ा गाइडेंस का मतलब उतना ही गाइडेंस है। मोस्ट ऑफ द वर्क जो है सो आपको घर पे करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर का रोल आपको गाइड करना ही होगा, क्लास में सर पढ़ाने के बाद आपको गाइड कर देते हैं, बाकी सारा काम आपका खुद का है। आपका सिलेक्शन आपके कैलिबर पे होगा, आप कितना एफर्ट मारते हैं उस पर होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नहीं उस पर होगा। आप किताबों को पढ़ते तो नहीं है। मैथ्स में एक जो मेजर गलती स्टूडेंट करते हैं कि वो मैथ्स की किताबों को पलट के पढ़ते हैं कि पढ़े जा रहे हैं, तो वो एक हार्मफुल चीज़ है, आप उसे ना करें। मैं अगेन इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप मैथ्स को कभी ना पढ़ें। आप जितना भी करते हैं आपको 2 क्वेश्चन ही करना है, आप उसको पेन एंड पेपर से करें और उसमें सारे स्टेप्स लिख करके करें, क्योंकि बोथ दीज एग्ज़ाम UPSC और BPSC मैंने दोनों लिखे हैं और दोनों में मैंने अच्छा स्कोर किया है और दोनों से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इन दोनों एग्ज़ाम में स्टेप मार्किंग होती है, और स्टेप मार्किंग से मेरा मतलब है कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आप थ्योरम नहीं लिखे। सपोज करें कि आपने कॉन्टूर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें रेसिड्यू थ्योरम से वो होता है, आपने रेसिड्यू थ्योरम नहीं लिखा, वो आपका सिंपली आधा मार्क्स काट लेगा।
अब आधा मार्क्स का इंपॉर्टेंस आपको जब रैंक लिस्ट आती है तब पता चलता है, जब आप 3 कैंडिडेट से सेम नंबर पे नीचे रहते हैं तो आपको कंप्लीटली स्टेप्स लिखने हैं क्वेश्चन के, और वो हमेशा लिखने हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सॉल्व कर लिया, आधे पे आके क्वेश्चन को छोड़ दिया कि मैं इसे तो सॉल्व कर ही लूँगा, कल कर लूँगा, ये तो ईजी है। इस तरह की चीज़ों से बचना है मैथ्स में। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो या तो उसे आप ना करें, या करते हैं तो आप उसे पूरा सॉल्व करें, पेन एंड पेपर से सॉल्व करें, और बुक से देख करके सॉल्व ना करें। बहुत लोग देख करके सॉल्व करते हैं और खुश रहते हैं कि मैंने सॉल्व कर दिया, तो वो खुशी किसी काम की नहीं आएगी, वो एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं होता है। अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मेरी वाली गलती आप ना दोहराएं। बाकी आप सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप मैथ्स ऑप्शनल के बेनिफिट्स को रियलाइज़ करें और अपना कैरियर जो है सो सिक्योर करें। और मेरे से जितना हो सकता था, मेरे पास जितनी भी जानकारी थी, मेरे जितने भी एक्सपीरियंस थे इस यूपीएससी और बीपीएससी की जर्नी में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपकी और भी कुछ परेशानियां हो तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूं। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप उसे किसी दूसरे टॉपर से वेरीफाई कर लें, और अगर आपको वो बातें सही लगती है तो आप उन बातों को फॉलो कर लें, और कुछ और गलतियां हैं तो उसे आप माफ़ कर दें। बाकी चीज़ें सब आपकी जनरल स्टडीज़ के प्रिपरेशन पे भी थोड़ी डिपेंड करती है। मैथ्स अकेला नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जनरल स्टडीज़ के साथ मैथ्स को कैसे बैलेंस करते हैं। थोड़ा बल्कि है मैथ्स, थोड़ा समस्या हो सकती है, बट अगेन ये आपकी गारंटी है सक्सेस की। मैथ्स मैंने इनिशियल में ही बोला था कि मैथ्स लेकर के कोई यूपीएससी बीपीएससी की प्रिपरेशन से खाली हाथ नहीं लौटता है। ये एक फैक्ट है, अगर आपने सही से प्रिपेयर किया तो। उसमें एक कंडीशन भी है। तो मैं इसी लाइन से इस सेशन को एंड कर दूंगा कि आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे मैथ्स ऑप्शनल के साथ, अगर आपने इसे थॉरोली प्रिपेयर किया तो। जो एक विल पावर है, जो एक ह्यूमन विल होती है कि मैं इसे, मेरे से क्यों नहीं होगा, ये मैं करके ही रहूँगा इसे, तो वो इनडोमिटेबल विल अगर आपके पास होगी तो आप बिल्कुल इसे कर जाएंगे। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने बहुत एफर्ट नहीं मारा है इसमें। मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम यूपीएससी के अपने प्रिपरेशन में जा कर के दे दिया था। मेरे फादर ने मुझे फोर्स किया कि नहीं, जा कर के एग्ज़ाम दे दो, तो मैं एक ऑर्डिनरी प्रिपरेशन पे बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था मैंने 2019 में। उसके 2 महीने के जस्ट बाद मेरा यूपीएससी का भी मेंस था, बट स्टिल मैंने 10-12 दिन का टाइम निकाल करके उस एग्ज़ाम को दिया, और आज रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। तो अगर कोई एक फैक्टर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है उतने माइन्यूट टाइम में, जिसने सेकेंड रैंक लाने में मेरी मदद की है, तो सोल कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स को जाता है। और मैं होप करूँगा कि आप भी मेरे इस एक्सपीरियंस का लाभ उठा करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। और थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं तो मैं उसे ले सकता हूं, बट अगेन ये सेशन बहुत लंबा हो गया है तो क्वेश्चंस लिमिटेड ही होंगे। और कुछ हैं क्या क्वेश्चंस? हाउ मच यू स्कोर इन मैथ्स? देखिए, मैंने यूपीएससी में मैथ्स में 289 आउट ऑफ 500 मेरा स्कोर था, और बीपीएससी में मेरा 300 का करेक्ट है। अब स्कोर कितना है वो मुझे नहीं पता, वो स्कोर मे बी 295 भी हो सकता है। अब उन्होंने कुछ कम कर दिया होगा तो, बट अगेन बीपीएससी में भी मेरा 300 आउट ऑफ 300 करेक्ट है। अगर उन्होंने कुछ रिड्यूस कर दिया तो ये है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड स्कोर है, 300 करेक्ट है, करेक्ट वाला है। मे बी मार्क्स अराउंड 290 के आसपास में हो सकते हैं। इसे आप 280 ± 10 लिख लें, 280 ± 15 ऐसे लिख लें। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं देख रहा हूँ कि हाउ टू रिवाइज 1 डे बिफोर एग्जाम सम मटेरियल। देखिए, इसीलिए मैंने आपको बोला था, जो मैंने फार्मूला वाली बातें लिखी है ना, कि आपको 1 डे बिफोर एग्जाम क्या रिवाइज करने चाहिए, तो आप फार्मूला शीट रिवाइज कर रहे होंगे 1 डे बिफोर एग्जाम, और आप प्रूफ्स रिवाइज कर रहे होंगे लीनियर अलजेब्रा के, न्यूमेरिकल एनालिसिस के, कॉम्प्लेक्स के। इन चारों चैप्टर के आप प्रूफ्स रिवाइज कर रहे होंगे और फार्मूला रिवाइज कर रहे होंगे। प्लस
कुछ क्वेश्चंस भी आप रिवाइज कर रहे होंगे जो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की लिस्ट में होंगी। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए मैंने इसे खुद से पिक कर लिया कि एक दिन पहले कैसे रिवाइज करना है। उस एक दिन पहले आपको सुबह 6 बजे से लेकर के जितना भी आपका दिमाग जब तक एग्जॉस्ट ना हो जाए, आप कंप्लीटली करने की कोशिश करें। आप कर लेंगे, पूरा दिन में रिवाइज हो जाता है। अगर आपने पहले से 2-3 बार किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपका कुछ रिवीजन नहीं भी हुआ है तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपने जितना पहले पढ़ा है ना उतना सफिशिएंट है। मैथ्स में नॉलेज कहीं ज़्यादा नहीं है। अगर जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बहुत पहले भी किया था तो मुझे याद आ जाता था वो एग्ज़ाम में। तो अगर आपका कुछ नहीं भी होता है 1 डे बिफोर रिवाइज, एक दिन पहले आपका रिवीजन नहीं भी होता है, तो आपको डिस्करेज नहीं होना है। आपको बस इतना सोचना है कि आपको जितना करना था आपने कर लिया, अब जो एग्जाम में होगा वो देखा जाएगा। अगर कुछ नहीं भी होगा तो वो सबका नहीं होगा। पेपर रिलेटिव होता है, पेपर कभी भी एब्सोल्यूट पेपर नहीं होता है कि आपने एब्सोल्युटली सारे के सारे क्वेश्चन सही करने हैं। अगर मान लीजिए पेपर में वो 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही बना दिया तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आपको कुछ नंबर कम ही आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? Sir, I started it easy to understand modern algebra but unable to understand at last. ओके, अगर आपको लास्ट में मॉडर्न अलजेब्रा समझ में नहीं भी आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, आपने जहाँ तक पढ़ा है आप उसको वहाँ तक पढ़ें। अगले बार में आप फिर से उसको वहीं तक पढ़ें पीछे से, और अगले बार देखें कि समझ में आता है कि नहीं। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, इसलिए आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा होगा। हाँ, एक चीज़ मैं और मैथ्स में बता देता हूँ। मैथ्स में एक और प्रॉब्लम क्या आ सकती है आपके साथ कि आप जब एक बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो दूसरी बार में भी भूल सकते हैं पूरा। मैथ्स में जर्नी आपकी ऐसी जर्नी नहीं होगी, ये वाली जर्नी कैंडिडेट्स की मैथ्स में नहीं होती है। मैथ्स में जर्नी ये आपकी इस तरह की होगी। देख रहे हैं ना कि आप आगे जाएंगे पीछे बढ़ जाएंगे, आगे जाएंगे, इस तरह की जर्नी होती है। तो अगर चीज़ें भुलाई भी तो आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको अपना काम करते रहना है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता बुक से, तो बुक का सॉल्यूशन देख सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। बस आप थोड़ा देर उसे 5-7 मिनट 2-3 मिनट ट्राई करें, नहीं होता है तो आप बिल्कुल देख लें। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल देख लें। बस उसे टिक कर दें लेकिन कि मैंने इसका सॉल्यूशन देखा था, आपको पता रहे दूसरी बार में। एग्जाम हिंदी में लिखा है या इंग्लिश हाँ, मैंने इंग्लिश में लिखा था कम्प्लीटली अपना एग्ज़ाम। मेरा मैथ्स भी, मतलब मैथ्स तो ऑलरेडी इंग्लिश में रहता है, मेरा जनरल स्टडीज़ भी इंग्लिश में था। मैं कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश के साथ, एटलीस्ट लिखने में। Hindi medium student, but now I am preparing in English medium. So how to manage? Please give me some suggestion. I am Hindi medium student, but now I am preparing English medium. So how to manage? Please give some suggestion. अगर आपने इंग्लिश में प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश बिल्कुल मैनेजेबल है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंग्लिश में क्या करेंगे। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं एक्चुअली में नवोदय से हूँ। मैं क्लास 6 में गया था तो मुझे मैथ और हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता था। मैं मदर मिस माता और फादर मिस पिता के अलावा मुझे कुछ इंग्लिश नहीं आती थी, और मैं 12th तक भी ऐसा ही था कि मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता था। बट अगेन इंग्लिश आपका इम्प्रूव होता है पेपर पढ़ने से। पेपर पढ़ने में आप थोड़ा ग्रामर को भी ध्यान दे पाते हैं। वो चीज़ें आपके नॉर्मली आ जाती है कि राम के बाद ईट्स लिखना है, राम के बाद ईट नहीं लिखना है, कि राम ईट नहीं होता है। वो आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पेपर पढ़ते पढ़ते 6-7 महीना में इंग्लिश ऑलरेडी इंप्रूव हो जाती है। उसमें आपको सोचना नहीं है और आपको ये डायलेमा में नहीं रहना है कि मैं वर्ड में फंस जाता हूँ। मैं तो रिपीटेडली वर्ड में फंसा रहता था। मैं साउथ इंडिया के कॉलेज से पढ़ा तो वहाँ पे हिंदी न्यूज़पेपर था ही नहीं। मैं भी बिहार के गांव से हूँ तो मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि ये चल क्या रहा है। बट अगेन मुझे पढ़ना होता था, मुझे क्रिकेट का शौक़ है तो मुझे क्रिकेट के न्यूज़ पढ़ने होते थे तो मैं उसे पढ़ता था संभव किसी भी तरह, नहीं भी समझ में आता था तो। बट एक टाइम के बाद समझ में आना शुरू हो जाता है। आप बस अपना कॉन्फिडेंस ना खोएं और डिस्करेज ना हो कि किसी भी स्थिति में कि मेरे से नहीं होगा। जो विल पावर होती है ह्यूमन की वो सबसे बड़ी होती है। जिनके भी पास विल पावर थी उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। तो आप कभी ये डाउट ना रखें कि मेरे से नहीं होगा, इंग्लिश में है तो क्या होगा, ऐसा मैं बिहार से हूँ, मैं गांव से हूँ, इस तरह की बातें, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, 10 तरह की बातें। आपके पास रिसोर्स नहीं है, कुछ भी है प्रॉब्लम आपके पास, तो कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Are you from IIT and NIT? I am from NIT Trichy. Mechanical engineering in NIT Trichy, and in UPSC is calculator allowed? Yes, calculator is allowed in UPSC and scientific calculator is allowed. In BPSC no calculator is allowed. आप कोई सा भी कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। आप वो GST कैलकुलेशन करने वाला जो कैलकुलेटर होता है ना, जिस दुकानदार यूज कर रहे होते हैं, वो आपको यूज करना होता है। आपको गुस्सा आएगा एग्जाम हॉल में कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए मैं तो प्रिपेयर कर रहा था ना, मैं तो पहली बार में मैथ से मैं
मेरा फर्स्ट टाइम में भी प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने मैथ से दिया था, तो उस बार तो मेरा हुआ नहीं था। बट अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि आप एटलीस्ट 3 रिवीजन ज़रूरी है, ठीक है, और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। मैं लिख देता हूँ एटलीस्ट 3 रिवीजन ज़रूरी है, एटलीस्ट 3 रिवीजन ज़रूरी है, और 15 के आसपास में टेस्ट ज़रूरी हैं। 15 के आसपास में टेस्ट प्लस PYQ, इतने ज़रूरी हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगेन क्या था क्वेश्चन? बीपीएससी में मैथ्स को हिंदी में लिख सकते हैं? ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। आप ऐसा करें कि आप RTI डाल सकते हैं BPSC को, बट आपको क्यों लिखना है हिंदी में? इंग्लिश मैथ्स इंग्लिश में होने का मतलब उससे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। आप एक बार RTI डाल करके पूछ लें। देखिए जनरल स्टडीज़ के बारे में पूछ रहे हैं यूपीएससी में, तो इस पर अलग बनाना पड़ेगा, वो कम्प्लीटली एक अलग डायमेंशन है, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। बस मैं एक चीज़ बोलूँगा यूपीएससी के जीएस में कि आप अपना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। बहुत लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो ये नहीं देख पाते कि उनसे कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। थोड़ा दिन प्रिपेयर करने के बाद एक ईगो आ जाता है कि मैं तो सब जानता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं सही आंसर लिख रहा हूँ, बट कुछ प्रॉब्लम होती है, आप उसे देखें। सर ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की लिस्ट किस बुकलेट का क्वेश्चन सॉल्व करके बनाना, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। आप जब नोट्स सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो उसमें नोट्स में भी बहुत क्वेश्चन आपको नहीं होते हैं, तो बस आप उसको एक बार टिक करें। दूसरे बार जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो उसे दूसरी बार टिक करें। तीसरी बार जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज कर रहे होंगे तो तीसरा जब टिक होगा, तो ऐसे ऐसे कर करके कुछ आ जाएगा नोट्स में। अगर नोट्स से कर रहे हैं तो नोट्स में आ जाएगा, अगर कुछ लोग किसी चैप्टर में बुक्स कर रहे हैं तो बुक्स से आ जाएगा, तो वो वहीं से आएगा, वो कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है उसमें। वो सबकी अलग होती है, वो मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी। जो क्वेश्चन मुझे डिफ़िकल्ट लगता है वो मे भी दूसरे से पहली बार में सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए वो काम का नहीं है। सर यूपीएससी में जीएस और ऑप्शनल अलग लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? बीपीएससी में भी ऐसा है सर? देखिए इस पे मैं 100% श्योर नहीं हूँ, इसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा बीपीएससी ऑफिस से। अगर आपके पटना में कोई है तो वहाँ से जा कर के आप कंफर्म करें, वरना RTI लगाएं, RTI का टाइम है। ये प्रफुल्ल मिश्रा और कुछ है क्या? मैथ्स में IITians स्कोर करते हैं, ये बात सच है? ये एक झूठ है, मैं IITian नहीं हूँ, और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। 289 काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं मैथ्स में 2019 में, और इसमें तो मैंने स्कोर किया ही। आप इसको समझें, जो IIT का मैथ्स का लेवल है, ये मैं एक मिथ है जिसको मैं बस्ट कर देता हूँ। जो IIT का मैथ्स का लेवल है वो यहाँ पे है, यूपीएससी का मैथ्स का लेवल यहाँ पे है। डिफरेंस क्या है दोनों में? IIT का मैथ्स अपने इस फाउंडेशन पे खड़ा है, यूपीएससी का मैथ्स अपने इस फाउंडेशन पे खड़ा है। कॉन्सेप्ट कम है, डिफ़िकल्टी ज़्यादा है। यहाँ कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा है, तो ये कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। आपको सारे किए हुए क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में, बस थोड़ा रेंज बड़ा होने की वजह से लोग कर नहीं पाते पूरा, तो इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू कंप्लीट द फर्स्ट इटरेशन? सर मैं तो पूरा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने अपना फर्स्ट इटरेशन 7 मंथ में कंप्लीट कर दिया था यूपीएससी का। बट बीपीएससी के लिए मैंने आपको टाइम लिखा ना अभी थोड़ा देर पहले, आप इसको अगेन देखें, वीडियो को बैक करके जो आपको वीडियो मिलेगी अगेन आप उसे देखें। मैंने उसमें मैक्सिमम टाइम बताया था। देखिए इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप टाइम बढ़ा देंगे एक सब्जेक्ट पे, उतना वो कंप्रेस हो जाता है। और पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करें, एक ही पैटर्न के 3-4 क्वेश्चन ना करें, 2-3 करें, बाकी छोड़ दें। देखिए इसमें सबसे पहले जब आप एक बार फाइनल कर लेते हैं कि आपको मैथ्स लेना है, तो आप सबसे पहले मैथ्स की सिलेबस को कंप्लीट करें। क्यों? क्योंकि मैथ्स स्टैटिक है, ये आपका नॉलेज बढ़ेगा ही, इसमें कुछ बदलेगा नहीं, ये आपके प्रिपरेशन में और ऐड करेगा। और जब आप मैथ्स से बोर हो जाते हैं 4-5 दिन करके, तो आप सैटरडे संडे जीएस पढ़ सकते हैं। बट 4-5 महीने में अगर आपकी मैथ्स हो जाती है तो उसके बाद आप जीएस की तरफ थोड़ा फोकस कर सकते हैं, मैथ को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। बट अगेन पहले आपका स्टैटिक पोर्शन पूरा हो जाना चाहिए, मैथ्स और जीएस में दोनों में। थोड़ा अनबैलेंस शुरुआत में रहता है, वो हर किसी के प्रिपरेशन में होता है, टाइम के साथ वो बैलेंस हो जाता है।
सर कैन यू रिपीट चैनल नेम एंड सोर्स ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। वो हार्वर्ड की वेबसाइट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सब जानते हैं, वो शायद ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है। वो आप सर्च करेंगे ना हार्वर्ड मॉडर्न अलजेब्रा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो उसमें आ जाएगा, वो पढ़ाते हैं। बट अगेन वो वीडियो बहुत है उसमें, तो आप देख लें, आप अपने काम की चीज़। मैं थोड़ा थोड़ा देखता था। प्लीज़ गिव सम एडवाइस फॉर ऐसे पेपर, एथिक्स एंड लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। लैंग्वेज पेपर के लिए आप पेपर पढ़ें, इंग्लिश के लिए इंग्लिश का पेपर पढ़ें, हिंदी के लिए आप हिंदी लिख लें और अपने पापा से पढ़वा लें, या नहीं तो कोई दूसरे लोग पढ़ने वाले हैं तो उनसे पढ़वा लें। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो सही लैंग्वेज है। और ऐसे पेपर एक अलग चीज़ हो जाती है, फिर वो एक लंबा सेशन हो जाएगा। जीएस, एसए और एथिक्स वाला वो एक लंबा सेशन हो जाएगा, उसमें अभी ये मैथ्स वाले में करना उसे ठीक नहीं है। मैं आपको किसी दूसरे तरह से करने की कोशिश करूँगा, या नहीं तो आप किसी दूसरे टॉपर का दूसरे यूट्यूब चैनल पे आप जाकर के वीडियो देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और कुछ है क्या बचा हुआ? नहीं तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। With this I will wrap up this session, and if you have any problem you can contact IMS or you can contact other guys. I am little bit busy, but I will also try to help the candidates who are preparing. Thank you.